बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके ज़रिए डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स सेम रहता है जैसा कि पेरेंट सेल में होता है, और ये क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स के साथ आइडेंटिकल होते हैं। जानदारों की ज़िंदगी में अहम मौक़े जिनमें माइटोसिस होती है: डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जानदारों में सेल्स की तादाद माइटोसिस के ज़रिए बढ़ती है। स्पर्म और एग सेल के मिलने के बाद जब ज़ाइगोट बनता है तो उसके बाद तमाम की तमाम डेवलपमेंट माइटोसिस के ज़रिए होती है, यानी उसके बाद सिर्फ माइटोसिस के ज़रिए सेल डिवीज़न होती है और इंसानी जिस्म या जानदार का जिस्म बढ़ता है। इस तरह एक सेल से मुकम्मल जानदार की बॉडी बनती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में इस तरह जिस्म के तमाम हिस्से बनते हैं। डायग्राम में ज़ाइगोट से माइटोसिस के ज़रिए जानदार की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मदारिज दिखाए गए हैं। सेल रिप्लेसमेंट एक और अहम काम है जो कि माइटोसिस के ज़रिए होता है। हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स जैसा कि स्किन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेल्स हैं, ये मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होते और रिप्लेस होते रहते हैं। इनकी रिप्लेसमेंट माइटोसिस के ज़रिए बनने वाले नए सेल्स करते हैं। माइटोसिस के ज़रिए बनने वाले ये सेल पहले से मौजूद सेल्स की मुकम्मल तौर पर कॉपी होते हैं, इसलिए उनको आसानी से रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स, जिनकी ज़िंदगी का दौरानिया तकरीबन 4 महीने होता है, उनकी रिप्लेसमेंट भी माइटोसिस के ज़रिए नए बनने वाले रेड ब्लड सेल्स की मदद से होती है। रीजनरेशन यानी जिस्म के किसी हिस्से का दोबारा से बन जाना। कुछ ऑर्गेनिज़म्स अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को रीजनरेट कर सकती हैं। रीजनरेशन के लिए भी नए बनने वाले सेल माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं। जैसा कि स्टार फिश का एक बाजू अगर कट जाए तो वो उसे माइटोसिस के ज़रिए नए बनने वाले सेल्स की मदद से रिप्लेस कर लेती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसी ऑर्गेनिज़म्स जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, वो अपनी तादाद माइटोसिस के ज़रिए बढ़ाती हैं और उनकी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। जैसा कि हाइड्रा, जो कि एक आबी पौधा है, इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होती है और बडिंग के ज़रिए होती है। बडिंग के तरीक़ाकार में भी माइटोसिस इन्वॉल्व है। हाइड्रा की बॉडी के ऊपर वाली साइड पर मौजूद सेल्स में माइटोसिस होती है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सेल्स की तादाद बढ़ती है और बड्स बन जाते हैं। इन बड्स में मज़ीद माइटोसिस जारी रहती है और आहिस्ता आहिस्ता उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। अगर हम ज़मीनी पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो वहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पौधे के किसी हिस्से को काट कर ज़मीन में दबा दिया जाता है और उससे एक नया पौधा हासिल हो जाता है, जो कि बाद में ग्रोथ के बाद एक मुकम्मल पौधा बन जाता है। डायग्राम में आप माइटोसिस के ज़रिए सेल्स की तादाद को बढ़ते हुए देख सकते हैं। माइटोसिस के फ़वाइद को ज़हन में रखने के साथ साथ ये बात भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी अगर माइटोसिस में कुछ एरर्स आते हैं तो उसकी वजह से इंडिविजुअल को नुकसान हो सकता है।
انکنٹرولڈ مائٹوسس کی وجہ سے کینسر ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ ہر سیل میں ایسے جینز موجود ہوتے ہیں جو کہ مائٹوسس کی ٹائمنگ اور اس کا نمبر کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر ان جینز میں کوئی میوٹیشن آ جائے تو اس کی وجہ سے کنٹینیوس مائٹوسس سے جو سیلز بنیں گے وہ تمام کے تمام ایب نارمل ہوں گے۔ سیلز کی ایسی گروتھ ٹیومر کہلاتی ہے۔ اگر یہ ٹیومر اپنی اوریجنل جگہ پر رہے اور ارد گرد کے سیلز کو متاثر نہ کرے تو یہ بینائن ٹیومر کہلاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ٹیومر اپنے ارد گرد کے ٹیشوز کو متاثر کرے تو اسے میلیگننٹ ٹیومر یعنی کینسریس ٹیومر کہا جاتا ہے اور اس کے سیلز کو کینسر سیلز کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے ٹیومر کینسر کو باڈی کے دیگر حصوں تک منتقل کر سکتے ہیں اور وہاں پر نئے ٹیومرز بھی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح نئے ٹیومرز کا بننا میٹاسٹیزز کہلاتا ہے، یعنی بیماری کا پورے جسم میں پھیل جانا۔